Good morning students. Today we are going to study about characteristics of a sound wave. कि आपकी साउंड वेव की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो आज हम स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो वी वर डूइंग चैप्टर साउंड. हम चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? आपका साउंड. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका टॉपिक दैट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव. कि आपकी साउंड वेव की करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं. ठीक है, तो देखिए आप साउंड वेव को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो. उसकी फ्रीक्वेंसी से डिस्क्राइब कर सकते हो, आप उसके एम्पलीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हो साउंड वेव को, और उसकी स्पीड से डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे. कुछ नई टर्म्स पढ़ेंगे आज जो आपने आज से पहले नहीं पढ़ी हैं. हो सकता है कहीं आपने छोटी क्लासेस में कोई डेफिनेशन पढ़ी हो, बट आज हम अच्छे से करेंगे कि क्या चीज़ आपकी क्या है. ओके, तो सबसे पहले हमने बात की कि जो साउंड वेव है उसे हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी से बता सकते हैं, एम्पलीट्यूड से बता सकते हैं, और उसकी स्पीड से बताते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ये फिगर हमने रिप्रेजेंट कर रखा है. यहाँ पर ये फिगर क्या बता रहा है कि आपकी डेंसिटी और प्रेशर जो है वो किस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फिगर रिप्रेजेंट हाउ डेंसिटी एंड प्रेशर. दूसरी बात है वेरिएशन दिखा रहे हैं. तो वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, कि डेंसिटी और प्रेशर में चेंज कैसे आता है जब आपकी साउंड वेव जो है, अब साउंड जो है वो ट्रैवल करती है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट साउंड ट्रैवल इन अ मीडियम फ्रॉम सोर्स टू लिसनर. जब आपकी साउंड फ्रॉम सोर्स टू लिसनर जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो मीडियम से होके ही जाती है, बिकॉज हमने पहले पढ़ा है कि साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. अगर कोई मीडियम नहीं होगा, अगर वैक्यूम है, तो वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है. तो वही हम बात कर रहे हैं कि जब भी आपका साउंड किसी मीडियम में ट्रैवल करता है तो उसकी डेंसिटी और प्रेशर में जो चेंज आता है उसको ये फिगर जो है वो रिप्रेजेंट आ रहा है कि डेंसिटी में क्या चेंज आएगा, उसके प्रेशर में क्या चेंज आएगा जब आपका साउंड जो होगा किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, फिगर रिप्रेजेंट हाउ डेंसिटी एंड प्रेशर चेंजेस व्हेन साउंड वेव मूव्स इन मीडियम. कि डेंसिटी और प्रेशर में क्या चेंज आता है जब साउंड वेव जो है किसी मीडियम में मूव करती है. द डेंसिटी एज वेल एज प्रेशर ऑफ द मीडियम एट अ गिवन टाइम वेरीज विद द डिस्टेंस. वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज करती है. जो भी आपकी डेंसिटी है और प्रेशर है, जैसे जैसे आपके टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस में चेंज आएगा उस हिसाब से आपका डेंसिटी और प्रेशर में चेंज आता है. And with distance above and below the average value of density and pressure. तो distance होता है या तो वो above होगा या below होगा आपकी average density के वैल्यू के. ओके, तो ये सब जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें स्टडी करेंगे. ओके, नाउ सी ओवर हियर. अब यहाँ देखिए, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पर जो आपका ये फिगर ऊपर वाला है ए, इस फिगर में हमने डेंसिटी वेरिएशन को शो कर रखा है. जो फिगर बी है इसमें हमने ये शो कर रखा है किस तरह से आपका प्रेशर वेरी होता है. ठीक है, और ये हमने डिस्टेंस के हिसाब से उसका वेव फॉर्म जो है वो प्लॉट कर रखा है डेंसिटी और प्रेशर के साथ. तो सबसे पहले आपका डेंसिटी वेरिएशन है, फिर प्रेशर वेरिएशन है, और उसके बाद आपका हमने वेव फॉर्म जो है उसका ड्रॉ कर रखा है. ओके, तो अब हम बात करते हैं कंप्रेशन की. ठीक है, हमने वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कंप्रेशन क्या होता है. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंप्रेशन क्या होते हैं आपके, ऐसा रीजन होता है जहाँ पर आपके पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत क्राउडेड हैं. अब देखिए फिगर ए, यहाँ पर आपके सारे के सारे पार्टिकल क्या हैं, इतने पोर्शन में आपके सारे के सारे पार्टिकल जो है वो क्राउडेड हैं, एक साथ इकट्ठा हैं. ठीक है, क्राउड का मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठा है एक साथ. तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम क्या कहेंगे, आपका कंप्रेशन कहेंगे. तो कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन ऐसा रीजन होता है पार्टिकल का जहाँ पर आपके पार्टिकल जो हैं वो एक साथ बहुत सारे क्या होते हैं, क्राउडेड होते हैं. ठीक है, तो वी विल से कंप्रेशन इज़ अ रीजन वेयर पार्टिकल आर क्राउडेड टुगेदर. ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्राउडेड होते हैं. अब देखिए इस कंप्रेशन को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है. यहाँ पर हमने इस कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रखा है, ये जो आपका अपर पोर्शन है,
ठीक है। ये जो कर्व है इसका अपर वाला हिस्सा, ऊपर वाले हिस्से से हमने किसको रिप्रेजेंट किया, आपके कंप्रेशन को रिप्रेजेंट किया है। तो हेयर वी रिप्रेजेंट अपर पोर्शन ऑफ द कर्व, हम कंप्रेशन को ये अपर पोर्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो कंप्रेशन क्या होता है आपका, ऐसा रीजन जहाँ पर पार्टिकल आपके क्या होते हैं, क्राउडेड होते हैं, ठीक है, और उसे हम अपर पोर्शन से कर्व के रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि आपका कंप्रेशन कहाँ होता है, ऐसे रीजन में होता है जहाँ पर डेंसिटी और प्रेशर क्या होता है आपका हाई, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जहाँ पर आपका डेंसिटी और प्रेशर हाई होता है वहाँ पर आपका कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट MCQ में भी पूछे जा सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपका कंप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले कंप्रेशन ऐसा आपका रीजन होता है जहाँ पर पार्टिकल क्राउडेड होते हैं, ठीक है, और उसे हम अपर कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, अपर पोर्शन ऑफ द कर्व। और यहाँ पर आपके जो कंप्रेशन की वैल्यू, कंप्रेशन में डेंसिटी और प्रेशर की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, आपकी हाई होती है। इसको आपने लर्न रखना है, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जो पीक होती है, ये जो पीक है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, पीक रिप्रेजेंट करती है आपका कि कंप्रेशन क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है, ओके। पीक रिप्रेजेंट दैट देयर इज मैक्सिमम कंप्रेशन, ओके। नेक्स्ट, ये तो बड़ा बात हुई कंप्रेशन की। वैसे हम रेयर रिफ्रैक्शन को क्या कहते हैं, रेयर रिफ्रैक्शन होता है जिसमें पार्टिकल आपके फार अपार्ट होते हैं, दूर दूर हैं। देखिए यहाँ पर सारे के सारे पार्टिकल आपके दूर दूर हैं, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे जैसे पास थे, क्राउडेड थे, वैसे यहाँ पर पार्टिकल क्या हैं, दूर दूर है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेयर रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेयर रिफ्रैक्शन। तो रेयर रिफ्रैक्शन ऐसा रीजन होता है जहाँ पर आपकी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। ऑलवेज रिमेंबर, रेयर रिफ्रैक्शन ऐसा रीजन है जहाँ पर आपका प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, आपके प्रेशर की वैल्यू होती है लो प्रेशर, ओके। आपका एक तो लो प्रेशर होगा और पार्टिकल जो स्प्रेड होंगे वो अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर स्प्रेड होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे हम कंप्रेशन को यहाँ पीक से रिप्रेजेंट करते हैं, रेयर रिफ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका वैली से। जो नीचे का पोर्शन है इसे क्या कहा जाता है, वैली, और इसे क्या कहा जाता है, आपका पीक, ओके। तो कंप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीक से, रेयर रिफ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वैली से, ओके। इसको आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरी बात, जो ये आपका पीक है इसे हम कहते हैं क्रेस्ट, याद रखिएगा, क्रेस्ट, ठीक है। पीक को हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट, और जो आपका वैली होता है इसे हम कहते हैं आपका ट्रफ, ओके। तो पीक इज़ नोन एज क्रेस्ट वेयर एज वैली इज़ नोन एज ट्रफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेशन क्या है। कंप्रेशन एक ऐसा रीजन है जहाँ पार्टिकल जो हैं वो क्राउडेड होते हैं, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट रेयर रिफ्रैक्शन वेयर पार्टिकल आर फार अपार्ट, वहाँ पर पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से, इन कंप्रेशन देयर इज हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। वी टॉक अबाउट रेयर रिफ्रैक्शन देयर इज लो प्रेशर, रेयर रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आपका लो प्रेशर होता है, ओके। एंड द पीक वैल्यू, जो पीक होता है वो आपका मैक्सिमम कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही आपका वैली किसको रिप्रेजेंट करता है, रेयर रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो पीक, हम जो पीक है उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज क्रेस्ट, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट वैली वी कॉल इट एज ट्रफ, ओके। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेवलेंथ। आपका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे पहले जो टर्म अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर, वो डिफाइन करेंगे हम वेवलेंथ, ओके। व्हाट इज वेवलेंथ, देखिए वेवलेंथ क्या होता है, जो आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। देखिए यहाँ पर अगर आपके दो कंसेक्यूटिव, ये देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन ये आपका क्रस्ट कहलाता है, और ये नीचे जो वैली वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो जो आपके दो कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक क्रस्ट आता है उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, दिस ये आपका वेव ड्रॉ कर रखा है इस तरह से, ओके, लाइक दिस। तो जो डिस्टेंस आपका दो क्रेस्ट, कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में आता है, यानी यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो जो आपका डिस्टेंस किसके बीच में आता है, दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच में
या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में, उसे हम कहते हैं आपका वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ, दिस सिंबल, इस सिंबल को हम कहते हैं लैम्डा। ओके, तो द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive crest or consecutive trough is known as wavelength, वेवलेंथ। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ होता है दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। तो यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका वेवलेंथ। आप कह सकते हो नेक्स्ट लाइन, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। वेवलेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा के साथ। तो यू कैन राइट वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, यानी जहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा तो इसको हम कहते हैं लैम्डा। ओके, और एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट जो होता है आपका वेवलेंथ का, दैट इज मीटर्स। ऑलवेज रिमेंबर, एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ is meters represented by m. It is most important, it is always asked in MCQ exam. ठीक है, पूछा जा सकता है कि what is the SI unit of your wavelength? wavelength की SI unit क्या होती है आपके पास? meters. Always remember, this is important point. Okay, now the next term is frequency. ठीक है, तो frequency को आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, frequency जो होता है आपका number of oscillation of the density of medium at a place per unit time is called as frequency of the sound wave. ठीक है, इसको आप सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम। देखिए, हम कितने फ्रिक्वेंटली जो है वो इवेंट को रिपीट करते हैं। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, आप ड्रम जो है वो बीट कर रहे हैं, तो आपने कितनी बार उसको बीट किया पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम में आपने कितनी बार उस ड्रम को बीट किया, वो क्या हुई उसकी हुई फ्रीक्वेंसी, कि पर यूनिट टाइम कितनी बार आपने उस ड्रम को जो था बीट किया, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई। वैसे ही अगर हम बात करते हैं साउंड की, तो ऑब्वियस सी बात है, साउंड जो है आपको पता है वो मीडियम में ट्रैवल करता है। तो साउंड जब मीडियम से ट्रैवल करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पार्टिकल क्या होते हैं? ऑसिलेट होते हैं, टू एंड फ्रो ऑसिलेट होते हैं। तो वहाँ पर जो डेंसिटी आती है, कभी मैक्सिमम मिनिमम, वो ऑसिलेट होता है। तो वो कितनी बार ऑसिलेट करता है आपका पार्टिकल, तो वही है आपका कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं डेंसिटी के ऑफ द मीडियम एट अ प्लेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है डेंसिटी का, कि कितने नंबर ऑफ टाइम वो क्या कर रहा है, पार्टिकल आपका ऑसिलेट कर रहा है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम एट अ प्लेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि कितना ऑसिलेशन हो रहा है आपका डेंसिटी का, मीडियम का, किसी भी प्लेस में पर यूनिट टाइम, वो उसका क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। हमारे पास ग्रीक वर्ड है न्यू, इस तरह से लिखा जाता है, इसे न्यू कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड, जैसे आपका प्रीवियस केस में हमने इसे क्या कहा था? लैम्डा, BDA, ये भी आपका क्या है? ग्रीक वर्ड। ये किस लिए लिखा जाता है? ये आपका होता है वेवलेंथ के लिए। वी राइट दिस फॉर वेवलेंथ। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप कैसे डिनोट करोगे? न्यू के साथ। तो न्यू कैसे होता है आपका? दिस इज न्यू। ओके, इसे कहा जाता है न्यू। और SI यूनिट क्या होती है न्यू की? द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है आपके पास हर्ट्स। ऑलवेज रिमेंबर हर्ट्स, HERTZ, जिसे हम किससे लिखते हैं? HZ से।
ओके तो एसआई यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज। देखिए जितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपको पता होना चाहिए, वेवलेंथ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनका सिंबॉलिक नोटेशन क्या है, इनको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी एसआई यूनिट क्या होती हैं, ये सब क्वेश्चन जो हैं आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ओके तो ऑलवेज रिमेंबर। ओके नाउ द नेक्स्ट टर्म इज टाइम पीरियड। नेक्स्ट टर्म क्या है आपके पास, टाइम पीरियड, कि जो टाइम लगता है उसे पूरा का पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तो उसे हम कहते हैं आपका टाइम पीरियड, कि कितना टाइम लगता है पूरी की पूरी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम कहते हैं आपका टाइम पीरियड। ओके तो टाइम पीरियड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम टेकन टू ऑसिलेट the time taken to complete one oscillation of the density of the medium is called time period, कि कितना उसको टाइम लगता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में डेंसिटी ऑफ द मीडियम में, उसे हम क्या कहते हैं आपका टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव कहते हैं। ठीक है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। ठीक है तो इसकी एसआई यूनिट होती है आपके पास सेकेंड। ओके एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है आपका टाइम पीरियड के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज़ इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो, टाइम पीरियड निकालना हो, या टाइम पीरियड गिवन हो, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो। तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो 1 अपॉन टाइम एंड टाइम सेकेंड होता है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि देखिए जो आपका एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी था वो हर्ट्ज था, वो किसके इक्वल होता है आपका, वो आपका इक्वल हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन सेकेंड के, ये 1 अपॉन सेकेंड के, तो दिस मीन्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है तो आप कह सकते हो कि जो हर्ट्ज होता है वो आपका सेकेंड इनवर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। ऑलवेज रिमेंबर हर्ट्ज किसके इक्वल होता है, वो आपका सेकेंड इनवर्स के इक्वल होता है। ओके सो टुडे वी हैव लर्न न्यू सिंबल्स। कौन से पढ़े, एक तो हमने पढ़ा आपका वेवलेंथ। ओके वेवलेंथ को हमने डिनोट किया आपका लैम्डा के साथ, दिस इज नोन एज लैम्डा। ओके और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपके पास, मीटर। ओके ऑलवेज रिमेंबर एसआई यूनिट इज मीटर represented by m. Okay if we talk about frequency, frequency हमने पढ़ा, frequency को हमने डिनोट किया आपका न्यू के साथ, represented by nu, ये आपका ग्रीक वर्ड है, इसे कहा जाता है न्यू। ओके और इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी हर्ट्ज। ओके जिसे हम hz से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है और एक हमने पढ़ा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका सिंपल, इसको तो टी के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी सेकेंड, रिप्रेजेंटेड बाय एस। ओके तो ये सब आपको याद होने चाहिए, इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, क्रस्ट वो होता है जो सबसे ये जो आपका पीक रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला पोर्शन, ये आपका जो कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसे क्रस्ट कहा जाता है। और नीचे जो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, वैली को, उसे क्या कहा जाता है, ट्रफ। तो ये आपका क्या है, ट्रफ, एंड दिस अपर पोर्शन इज क्रेस्ट। ओके एंड वन मोर थिंग इज कि वी हैव लर्नड लास्टली न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। यहाँ से वो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि हर्ट्ज कैन बी इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। हर्ट्ज को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स के इक्वल लिख सकते हैं। ओके so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.